हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। और आज की वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट फाइंड ओड वन। ओड कौन सा है, विषम कौन सा है? विद द रिगार्ड्स द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के रिगार्डिंग आपको देखना है कि अलग कौन सा है। देखिए, बुक कीपिंग हैज लिमिटेड स्कोप। बुक कीपिंग मतलब बही खाते का जो क्षेत्र कार्य क्षेत्र होता है वो लिमिटेड होता है। बात बिल्कुल सही है, लिमिटेड होता है। मतलब इसको समझा जाता है केवल रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग और समराइजिंग तक ही सीमित होता है। और ऑप्शन बी कहता है बुक कीपिंग इज असेंशियल इज क्लैरिकल वर्क। बुक कीपिंग जो होता है क्लैरिकल वर्क होता है, ये भी बात सही कह रहा है। बुक कीपिंग डिपेंड्स ऑन अकाउंटिंग फॉर द मेकिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड मोर यूजफुल। कि देखिए, ये जो अगर अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को और यूजफुल बनाना है तो इस काम के लिए बुक कीपिंग अकाउंटिंग पर ही डिपेंड होता है। ये भी बात यहाँ सही है। और लास्ट है बुक कीपिंग हैपन्स आफ्टर द अकाउंटिंग। ये बुक कीपिंग अकाउंटिंग प्रोसेस के बाद होता है, बस यही गलत है यहाँ पर। ये अलग है, ये बात इसके बारे में ठीक नहीं है। ऑप्शन ये होगा, क्योंकि बुक कीपिंग शुरू होता है रिकॉर्डिंग से, और जब बुक कीपिंग जहाँ खत्म हो जाता है वहाँ अकाउंटिंग फिर भी चलता रहता है। तो बुक कीपिंग के बाद बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग शुरू होता है, ना कि अकाउंटिंग के बाद बुक कीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीफिक्स सीएस। जो सीएस प्रीफिक्स था ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट हैज बीन ग्रांटेड बाय आईसीएआई। ये थोड़ा यहाँ पर गलत है। आईसीएआई, आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इसको जो प्रीफिक्स दिया गया था सीएस, वो कब दिया गया था? उपसर्ग जो सीएस दिया गया था, तो ये कब दिया गया था? क्या 1 जनवरी 1995 को? देखिए, 1 जनवरी 1995 को क्या हुआ था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक आपके लिए डेट हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस दिन जो था आपका WTO एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इस समय जो था आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पहले इसको G88 गैट कहते थे। गैट मीन जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और अगर अब तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जून 1995 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। ये जेनेवा में इसका मुख्यालय है। और जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और इसके चेयरमैन की बात करें, नागोजी ओकाजी लवेलेला है इसका अब जो इसकी अध्यक्ष है, और इसके जो चेयरमैन है। और अगर बात करें इस डेट की, आपका 1 अप्रैल 1995, इसको क्या हुआ था ये तो आपको पता होगा। आरबीआई की स्थापना हुई थी इसमें। और आरबीआई जो आपका बैंक है, उसके अब अब जो है आपके गवर्नर वो शक्तिकांत दास हैं। और इसका जो स्थापना हुई थी आरबीआई की, वो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 आया था, उसमें हुई थी। ये मैं पहले भी आपको बता चुका। ये एक एक्ट पास हुआ था 1934 आरबीआई का। उसमें एक साल बाद उसके 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। उसके बाद जून जून 24, 25, 27 में आप जो आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने सीएस सर दिया था इंस्टीट्यूट के मेंबर्स को, प्रीफिक्स दिया था। और ये क्या है आपका? देखिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण डेट है, 1988। इसको भी आप नोट कर लेना कि इस दिन क्या हुआ था। इस दिन जो आपका सेबी है, SEBI, सेबी मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1998 को। और आपको बता दें कि देखिए, यहाँ पर आपके एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी और ये भी और ये भी, ये चारों क्वेश्चन आपके कॉमर्स का काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा इसका सी। तो सही आंसर सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक बात और बतानी थी। देखिए मैंने कहा है 1988, यहाँ पर ये 1988 ही है, ये आपको याद रखना है। 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी, तो 1988 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 में पूछा गया है असाइनमेंट ईयर स्टार्ट फ्रॉम। जो असाइनमेंट ईयर होती है, अब आप कहेंगे असाइनमेंट ईयर कौन सी होती है? ये असाइनमेंट ईयर फिनेंशियल ईयर का ही नाम है। फाइनेंशियल ईयर को ही क्या बोलते हैं? इसको असाइनमेंट ईयर भी कहते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट ईयर कब से शुरू होती है? 1 दिसंबर से? नहीं, 1 दिसंबर से शुरू नहीं होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 1 अप्रैल। बिल्कुल, 1 अप्रैल से शुरू होती है। देखिए जो फाइनेंशियल ईयर होती है वो 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च तक चलती है। मतलब लास्ट जो होती है वो 31 मार्च तक एवरी ईयर ये पूरी हो जाती है फाइनेंशियल ईयर। बैंक भी अपने इसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। और फर्स्ट फर्स्ट जून सही आंसर नहीं है और 1 मार्च भी ठीक आंसर नहीं है। और इसको आप यहाँ पर अगर मैं आपको बताता चलूँ, देखिए आप थोड़ी सी ईयर और लिख लें इसमें। देखिए एक होती है आपकी फाइनेंशियल ईयर जो आपकी 1 अप्रैल से शुरू होती है, एक होती है आपकी कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का तो आपको पता होगा, कैलेंडर ईयर कहाँ से शुरू होती है? कैलेंडर ईयर जनवरी से शुरू होती है और कहाँ तक? दिसंबर तक होती है। दिसंबर लास्ट मंथ होता है। इसी के साथ एक और आता है हिंदू वर्ष। अगर हिंदू वर्ष की बात करें तो हिंदू वर्ष कहाँ से शुरू होती है? चैत्र इसका पहला महीना होता है और फाल्गुन जो होता है लास्ट मंथ होता है। इसी तरह से एक इस्लामिक कैलेंडर होता है। इस्लामिक कैलेंडर में जो मुहर्रम मंथ होता है, मुहर्रम फर्स्ट मंथ होता है। और और दुअल हिजाब ये जो होता है ये लास्ट मंथ होता है। तो याद रखना इस्लामिक ईयर मुहर्रम से शुरू होती है, हिंदू नव वर्ष चैत्र से शुरू होती है, कैलेंडर ईयर जनवरी से शुरू होती है और आपकी असाइनमेंट ईयर 1 अप्रैल से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो कौन से साल में भारतीय लेखांकन मानक परिषद की स्थापना हुई थी? तो अगर देखें 1949 में, 1949 में जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए मैं आपको पहले कुछ इम्पोर्टेंट इसकी और भी ईयर लिख देता हूँ जो काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे आपका 1949, ये तो मैंने आपको बताया ही है। 1949 में आपका ICAI बना है। और एक एक पूछा जाता है 1950। 1950 में क्या हुआ था? 1950 में NSSO की स्थापना हुई थी। ये जो लार्ज स्केल पर, अगर इसकी बात बात करें तो ये क्या है? लार्ज स्केल पर, ये जो है आपका लार्ज स्केल पर सैंपल सर्वे करता है थ्रू आउट ऑफ इंडिया। पूरे भारत में अगर लार्ज स्तर पर आपके डेटा इकट्ठे करने हैं तो उसमें सैंपलिंग करता है आपका NSS। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया तो इसको याद रखना। ये 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक ईयर पूछी जाती है आपकी 1912। 1912 में क्या हुआ था इसका भी बता देता हूँ मैं, इसको भी आप नोट कर लें। दी कोऑपरेटिव सोसाइटी, दी कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास हुआ। तो दी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास हुआ था 1912 में। ये भी आप याद रखें, 1950 भी याद रखना और ये भी आपको याद रखना। 1950 में NSSO। और अगर बात करें अब आपके 19 सही आंसर क्या है यहाँ आपका? 1977। 1977 में आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना हुई थी। देखिए पहले स्थापना हुई थी 1949
और इसके अंडर में ही स्थापना हुई थी 1977 में। 90s में तो हुई थी आईसीएआई की, और आईसीएआई के अंडर काम करता है आपका एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और ये इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। चार्टर अकाउंटेंट्स चार्टर अकाउंटेंट्स कौन होते हैं? अनस्किल्ड ऑडिटर होते हैं, अनएनिपुल अंकेक्षण होते हैं। चार्टर अकाउंटेंट मतलब जिसको हम सीए कहते हैं, उसकी बात हो रही है। क्या वो अनस्किल्ड होंगे? नहीं, स्किलफुल होते हैं, ये भी नहीं है। गवर्नमेंट ऑडिटर होते हैं क्या? गवर्नमेंट के ऑडिटर होते हैं? नहीं, ऑडिटर तो कोई भी बन सकता है। जैसे ऑडिटर कौन बन सकता है? आपने ग्रेजुएशन की है और ग्रेजुएशन के बाद आपने CGL का एग्जाम होता है, आप उसको पास करेंगे तो उससे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप ऑडिटर तो गवर्नमेंट के तब भी बन सकते हैं। क्या प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं? बिल्कुल, ये प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं। ये जो होते हैं ये अपना प्रोफेशनल कोर्स करके आते हैं, और इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पेशेवर अंकेक्षक बोलते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बताया है? द आइटम विच इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द ओनर एज अ रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन कॉल्ड। ऐसा एक विवाद, ऐसा एक ट्रांजैक्शन जो ओनर की पूंजी को बढ़ा देता है, उसको क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर नहीं, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर तो कम कर देता है। रेवेन्यू, इनकम, बिल्कुल इनकम बढ़ा देता है। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ क्या होगा? बी। ठीक है। और अगर ड्राइंग करेगा क्या उससे? ड्राइंग से भी बढ़ेगा? नहीं, ड्राइंग तो उसका पर्सनल अपने उसके लिए घर पैसा ले जाता है, तो ये भी आंसर नहीं है। और कैपिटल तो बिजनेस में पैसा लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है बताना है, सही नहीं है। वस्तु एवं सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि को आगम कहते हैं। देखिए, यदि आप मनी रिसीव्ड करते हैं, वो भी क्या? सेलिंग करने के बाद। क्या सेलिंग कर रहे हैं आप? गुड्स और सर्विस। तो सही बात है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको मनी रिसीव्ड बोलते हैं, मतलब आप कहते हैं स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है, ये भी ठीक है, वो धन पूंजी ही कहलाता है, ये भी ठीक है इसका। और नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में एक ही प्रकृति के लेन देन को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को अभिलेखन कहते हैं। कलेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द सिमिलर नेचर एट वन प्लेस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। क्या उसको रिकॉर्डिंग कहते हैं? नहीं, ये रिकॉर्डिंग नहीं थी। एक ही कलेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द सिमिलर नेचर नेचर ऑफ वन प्लेस, उनको तो लेजर कहते हैं। लेजर क्या होता है? लेजर के अंदर ग्रुप बनाए जाते हैं, एक ही ग्रुप से रिलेटेड सभी एंट्री उसमें लिखी जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ये ये जो ये गलत है, और हमें यही देखना था कि गलत सही कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आगे देख लेते हैं। एसेट, भाई इसकी मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एसेट जो होती है ये कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के इक्वल होती है। अब यहाँ एसेट तो यहीं पर ही है, ये लाइबिलिटी इधर जाकर क्या होगी? माइनस होगी। तो ये ऐसे भी हो सकता है एसेट माइनस कैपिटल, और एसेट माइनस लाइबिलिटी और इज इक्वल टू कैपिटल। तो ये भी सही होगा। इसका मतलब ये भी सही है, बस सी ही ऑप्शन था जो आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन क्या कहलाता है? देखिए, जो मनी बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस ओनर के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन दिया क्यों है? क्योंकि आपको ये बताने के लिए कि ऐसे भी क्वेश्चन टीजीटी में पूछे जाते हैं। ये आपके एस्टेट एस्टेट में एस्टेट, ये आपका सीयूईटी है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो क्या होगा? आपका पूंजी होती है जो बिजनेस में ओनर के द्वारा पैसा लगाया जाता है। और जो पैसा लगाया है कैपिटल, उससे ही फिर क्या करेगा? उससे संपत्ति भी खरीदेगा, उससे घर भी खरीदेगा, और उससे माल भी खरीदेगा। तो बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं उसको कहते हैं पूंजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 टू मानो। मानो को गुड्स बेचा है, 60,000 रुपए का गुड्स बेचा है मानो को। और मानो कहाँ से है? मानो है यूपी से। बाय अहमद ऑफ दिल्ली, और दिल्ली कहाँ पर बैठे हुए हैं? अहमद कहाँ बैठे हुए हैं? दिल्ली में बैठे हुए हैं। देखिए, दो स्टेट की बात हो रही है, ये आपको याद रखना है। एक तरफ तो है आपका यूपी, और दूसरी तरफ है आपका दिल्ली। तो दोनों की बात हो रही है, यहाँ पर दो अलग अलग स्टेट है। तो यहाँ पर कौन है? मिस्टर अहमद है, और यहाँ पर कौन है यूपी में? मानो। तो
गुड्स कॉस्टिंग जो 60,000 का था वो मानो को बेच दिया है किसने, मिस्टर अहमद ने बेच दिया है। आगे कह रहे हैं इशूड इनवॉइस 10% अबाउ द कॉस्ट लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट प्लस आईजीएसटी 12%। मोना मानो विल बी डेबिटेड विद द अमाउंट। तो मानो से कितना टोटल पैसा लेना होगा। देखिए मानो को कितना, कितने पैसे का गुड्स बेचा बेचा है, 60,000 का तो गुड्स बेचा है। उसके बाद फिर उसको इनवॉइस 10% ज्यादा पर, यानी 10% ज्यादा पर इनवॉइस देना है। इसका मतलब इसका अगर 10% ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट, तो उसको ऐड करेंगे इसमें। तो 60,000 का 10% कितना आएगा, 6,000। तो 6,000 ऐड कर लेते हैं, टोटल कितने का बनेगा इनवॉइस, 66,000 का इनवॉइस बनेगा यहाँ पर। और उसके बाद भी क्या है, उसको फिर 5% ट्रेड डिस्काउंट देना है। तो अब इसमें से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना, 5%। तो इसका 5% कितना होगा, 6,600 का आधा कर लेते हैं, 3,300। तो 3,300 रुपये का क्या होगा, ये डिस्काउंट होगा। इस डिस्काउंट को क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। तो ये ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं कम, तो कितना, और 0, 10 - 3 7, 5 - 3 2, और 6 + 6 62,700 आ गया। प्लस इसमें वो आपको जीएसटी लगानी है किसी का, देखिए 62,700 का। तो जीएसटी भी लगाएंगे हम, जीएसटी कितना लगाएंगे हम, 12%। तो इसका 12% अगर परसेंट हटाएं तो कितना आएगा, तो इसका ये करिए 12 × 84, ये आ जाएगा आपका 7,524, 7,524। ये जीएसटी है, ये जीएसटी लग गया इस पर। और अब टोटल कितना आएगा, 4, 2, और सही आंसर है इसका 70,224। तो ये जो था यहाँ पर, ये ऑप्शन आपका सी सही होगा, 70,224। 70,224 जीरो लगनी रह गई, ये थोड़ा मिस्टेक है, ये 70,224। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही होगा आंसर। ठीक है, दोबारा सुन ले। देखिए 60,000 का तो गुड्स था, 6,000 उस पर प्रॉफिट लिया, और उस पर वो हो गया 6,000, 66,000 का। फिर उसका 5% उसे ट्रेड डिस्काउंट मिला है, कम कर दिया। और उसके बाद फिर 62,700 का, और इसमें जीएसटी ऐड कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, पुष्प पार्लर डज नॉट बुक कीपिंग मीन। कह रहे पुष्प, व्हाट डज बुक कीपिंग मीन। पुष्प पालन का या बुक कीपिंग का मीन क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है। कह रहे अकाउंटिंग प्राइमरी बुक, क्या इसको प्राइमरी बुक की अकाउंटिंग कहते हैं, क्या इसको प्राइमरी बुक की अकाउंटिंग कहते हैं। तो ये तो बात सही कह रहा है। और देख लीजिए, लाभानी खाता तैयार करना, क्या इसका मतलब होता है लाभानी खाता तैयार करना, नहीं, ये तो फाइनल अकाउंट में आ जाता है। उसके बाद कह रहे हैं शुद्ध लाभ की गणना करना, तो ये तो पी&एल, ये भी फाइनल अकाउंट में आता है। कहते हैं राइटिंग पार्टनरशिप डीड, कह रहे हैं कि राइटिंग पार्टनरशिप डीड, क्या आपका एग्रीमेंट तैयार करना पार्टनरशिप का, नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, पहले ही होगा कि अकाउंटिंग प्राइमरी बुक्स को क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विक्रेता अपने 2,000 के माल को 1,800 रुपये में क्रेता को देता है। 2,000 के यह अंतर क्या कहलाता है। देखिए कितने का गुड्स था, गुड्स था यहाँ पर 2,000 रुपये का। ठीक है, 2,000 गुड्स को कितने में दे दिया, 1,800 में। तो यहाँ पर 200 रुपये का अंतर था। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब ट्रेड डिस्काउंट के साथ और किसी में कैश डिस्काउंट क्या होता है। अगर उसको आपने 1,800 रुपये का कुछ दे दिया, अब आप उससे कह रहे हैं कि भाई कैश डिस्काउंट और मिलेगा आपको, अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा 1,800 रुपये। तो ये होता है आपका कैश डिस्काउंट। एक होता है आपका बेड डेप, और हाँ इसके साथ एक आता है रिबेट। रिबेट क्या होता है, रिबेट भी एक छूट होती है, लेकिन वो छूट इन दोनों से अलग होती है। उसमें क्या है, अगर माल कोई वापस कर रहा है उसको आप छूट देना चाह रहे हैं ताकि माल वापस ना दे, तो उसको बोलते हैं रिबेट, अगर आपका माल टूट फूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्पज ऑफ टेकिंग
चार्ज। कह रहे हैं निम्नलिखित किसका उद्देश्य जिम्मा लेना है। चार्ज लेना, जिम्मा लेना किसका मतलब होता है, किसका मीन्स होता है जिम्मा लेना, या जिम्मा लेना मतलब तो किसका होता है, प्रमाणिकता का, दर्ज राशि शुद्धता, या ओनरशिप का, या नन ऑफ द अबव। ये होता है आपका ए का मतलब होता है, सॉरी, इसका जो ऑप्शन होगा सही वो होगा सी। और सी होता है ओनरशिप। ओनरशिप का जिम्मा होता है, वही मालिक होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी रिस्क होगा वो सब आपको ओनर ही लेता है। तो इसका जिम्मा लेना जो होगा वो किसका होता है, वो, हाँ, वो किसको कहा जाता है, आपके ओनर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेखांकन। लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या होता है। मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या होता है कार्य है, जो संरचना प्रदान करना, रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक डेटा, इकोनॉमिक डेटा को रिकॉर्ड करना, या प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन ऑफ द बेस वर्क, या रिकॉर्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को करना, या गैर आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। देखिए गैर आर्थिक नहीं, आर्थिक ही लेते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, इसका इसका काम होता है उनको रिकॉर्ड करना। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर होगा आपका ए, आर्थिक संबंधों का अभिलेख करने को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय स्थित है। तो ये कहाँ पर कार्यालय स्थित है, इसको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपकी याद है तो जल्दी से बताइए कहाँ पर है। अभी ये कोलकाता में है। ये कहाँ पर स्थित है, ये कोलकाता में स्थित है। क्या, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो कोलकाता में था। कोलकाता में, तो ये कोलकाता में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक। आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके लुकास पैसोलो, पैसोलोई को। लुकास पैसियोली जो थे ये अकाउंटिंग, आधुनिक लेखांकन प्रणाली के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य लेखांकन का नहीं है, लाभ अधिकतम करना। बिल्कुल सही, लाभ अधिकतम करना ही नहीं होता है। देखिए ये तो फुलफिलिंग स्टेचुरी रिक्वायरमेंट, कानून की रिक्वायरमेंट है उसको तो ये पूरा करता है। प्रोटेस्टिंग भी करता है आपके बिजनेस की एसेट की, और अरेंज करता है रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड बेस में बनते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट ये नहीं बढ़ाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु व्यवसाय से माल निकालने पर क्रेडिट किया जाएगा। अगर स्वामी अपने पर्सनल खर्चे के लिए माल निकालता है, वो भी कहाँ से निकालता है, वो भी निकालता कहाँ से है, वो निकालता है अपने पर्सनल यूज को, और कहाँ से, व्यवसाय से निकाल रहा है। तो इसमें कह रहे हैं कि बताइए क्रेडिट कौन सा अकाउंट किया जाएगा। तो देखिए इसकी जनरल एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और टू परचेज अकाउंट। तो याद रखना यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, परचेज अकाउंट। तो ऑप्शन आएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति का लेखा मानक संख्या 2 का विषय है। इसका विषय कौन सा है, टू का वैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री, या डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, या इंफॉर्मेशन टू डिस्क्लोज, या नन ऑफ द अबव। इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो, तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सेकंड है वो बताता है आपका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड बताता है आपका इन्वेंट्री स्टॉक को, स्टॉक को बताता है। ठीक है, स्टॉक का प्रेजेंटेशन कैसे होना है, इसका वैल्यूएशन कैसे होना है, तो ये पूरा इसमें दिया हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री। इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखा सूचनाओं का प्रथम वर्ग वाला समूह है।
कह रहे जो द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज, जो यूजर होता है वो ओनर ऑफ द बिजनेस होता है, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस होता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर ऑफ द बिजनेस होता है, ये सभी होते हैं। तो यहाँ पर ये सभी होते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ओनर भी यूज करता है, मैनेजर भी यूज करता है, इन्वेस्टर भी यूज करता है, सभी यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कमीशन चार्ज करने के बाद शुद्ध लाभ पर 20% कमीशन की गणना इस प्रकार। कह रहे हैं कि कमीशन ऑफ 20% ऑफ ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखिए जहां पर भी कहता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना होता है। जैसे ये कह रहा है कि कमीशन लेना है आपको 20%, अब प्रॉफिट मान लेते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट है आपको 1000, तो 1000 पर कह रहा है कि आपको कमीशन देना है। क्वेश्चन हो सकता है आपको सही ना दिख रहा हो, अब देखिए अब सही दिख रहा होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो 1000 अमाउंट पर कमीशन देना है, तो ये कमीशन नहीं कह रहा 1000 पर ही दो। इसका मीन्स है आफ्टर द चार्जिंग सच कमीशन। इसका मीन्स ये होता है, जैसे मान लेते हैं मैनेजर कमीशन मांग रहा है, तो मैनेजर कह रहा है, तो मैनेजर कह रहा है, मैनेजर क्या कह रहा है, मैनेजर ने कहा कि ये जो 1000 का प्रॉफिट है, इसमें से पहले मेरा कमीशन कम करो, और फिर जो आए उसका 20% मुझे कमीशन देना। अब यूँ पूछो, अरे अभी तेरा कमीशन तो पता नहीं है, तो फिर हम इसमें से माइनस क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जितना परसेंट कहता है उतना परसेंट ऊपर लिखते हैं, अपॉन नीचे लिखते हैं उसको ऐड करके 120। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कह रहा है कि अपॉन में इसको फ्रैक्शन बना के पूछ रहा, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 21 जा 20 और 26 जा 120। तो ये इसको कह रहा है कि कितना कमीशन दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इसका मतलब है कि कमीशन कितना दिया जाएगा, ये 1/6% दिया जाएगा। याद रखना, अगर कहे कमीशन कह रहा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कहे तो जितना भी परसेंट होता है उसको ऊपर लिखते हैं और 100 में ऐड करके नीचे लिखते हैं। अगर कहता है सिंपल कि 20% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ना कहता, अगर यह यूं कह देता बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो फिर तो हम 1000 का सिंपल 20% निकाल देते अपॉन 100। लेकिन यहाँ उसने कहा आफ्टर सच कमीशन, तो इसका मतलब हमें ऊपर 20 नीचे 120 लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो आज के क्वेश्चन इतने ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।